हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में एक टर्म पढ़ेंगे जिसे ब्लड कहते हैं। ब्लड को पढ़ाने के पहले हम आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे यूजफुल और हार्मफुल मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे हम लोग जब फूड पार्टिकल्स इनटेक किए थे, वह फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हुआ था, उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ था और वह जो है हमारे सेल्स तक पहुंचाया गया था। उसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ी। इतना ही नहीं, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय इन्वायरमेंट से एयर को इनहेल करते हैं। वह एयर ऑक्सीजन के रूप में हमारे लंग्स में पहुंचता है और लंग्स से फिर एक मीडियम के द्वारा हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। तथा उसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि सेल्स के पास पहुंचे हुए जो फूड पार्टिकल्स, जो मटेरियल्स थे, जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो ऑक्सीजन के से मिलकर करके ऑक्सीडाइज होते हैं। मीन्स मेटाबॉलिज्म की क्रिया वहाँ पर होती है और उस मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारे सेल्स में एनर्जी मिलता है और वहाँ कुछ बाई प्रोडक्ट्स मीन्स वेस्ट मटेरियल बनते हैं। उन सभी वेस्ट मटेरियल को अपने अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास पहुँचाया जाता है और उसके लिए भी एक मीडियम की जरूरत होती है। उसी मीडियम की सहायता से उनको उस पार्ट तक पहुंचा जाता है, मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचा जाता है। जैसे यूरिक एसिड को, अमोनिया को हम लोग पहुंचाते हैं किडनी तक और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है उसे पहुंचा जाता है लंग्स तक। तो ये सभी जो यूजफुल और हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे शरीर के डिफरेंट में पार्ट में पहुंचाए गए हैं। ये सभी एक मीडियम के द्वारा, खासतौर से फ्लूइड मीडियम के द्वारा हमारे शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। उसी फ्लूइड मीडियम को हम लोग ब्लड कहते हैं। तो आज हम लोग ब्लड के विषय में देखते हैं कि ब्लड कैसा होता है और इस ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है, ब्लड कैसे बनता है। तो ब्लड को अगर हम देखेंगे तो ब्लड को दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। एक जो होता है वह फ्लूइड मीडियम होता है, फ्लूइड पार्ट, उसे हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहेंगे। और कुछ जो होते हैं सॉलिड पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वह पूरे ब्लड का 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वह पूरे ब्लड का 45% होते हैं। अगर हम लोग ब्लड प्लाज्मा में देखेंगे तो लगभग 92% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज वाटर। 92% ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें वाटर होता है और रेस्ट 8% जो होता है वह सॉलिड पार्ट्स होता है। मीन्स सॉलिड पार्ट्स मीन्स बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीनियस पार्ट पाया जाता है। इसी को हम लोग सॉलिड पार्ट के रूप में कह सकते हैं। तो प्लाज्मा, ब्लड में जो दो पार्ट हुआ, प्लाज्मा जो फ्लूइड मीडियम है, मीन्स फ्लूइड है, और कुछ सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। प्लाज्मा में देखेंगे तो प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55% होता है और इसमें 55% में अगर हम देखते हैं तो प्लाज्मा में 92% जो होता है वह वाटर होता है और बाकी जो रेस्ट 8% होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन ये रहा प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में 55% जो है या पूरे ब्लड का जो है प्लाज्मा हुआ करता है। इसमें प्लाज्मा प्लाज्मा में दो पार्ट हो गए। 92% जो होता है वह वाटर होता है इसमें और बाकी जो होता है बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन प्रोटीन में जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं उनमें फर्स्ट मान लेते हैं हम फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में, या प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55% पार्ट है। याद करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आया करता है। तो पूरे ब्लड का ब्लड प्लाज्मा जो होता है 50% होता है। ब्लड प्लाज्मा का अगर हम कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें 92% वाटर होता है और बाकी जो 8% बचा है उसमें प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स में से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो हम यहाँ पर डिटेल्स जिनका बताएंगे आपको। फाइब्रिनोजेंस, और दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, और तीसरा होता है अल्बुमिन।
तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो यह फाइब्रिनोजन जो होता है यह ब्लड के क्लॉटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। ग्लोबुलिन जो होता है यह हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है यह ग्लोबुलिन। और एल्बुमिन जो होता है यह हमारे ब्लड के कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को यह रेगुलेट करता है। फिर से देखिएगा, ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन जो है 92% वाटर होता है और उसमें 8% जो ब्रेस्ट पार्ट है वह प्रोटीन हुआ करता है, सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें से प्रोटीन जो है मुख्यतः फाइब्रिनोजन के रूप में होता है, ग्लोबुलिन के रूप में होता है और एल्बुमिन के रूप में होता है। फाइब्रिनोजन जो होता है वह क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ग्लोबुलिन जो होता है वह डिफेंस मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है और एल्बुमिन जो है वह ब्लड के कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये प्रोटीन के रूप में कुछ सॉलिड पार्ट्स इसमें हुए। इसके साथ साथ कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, आयंस एक्सेट्रा भी इस ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हुआ ब्लड प्लाज्मा का स्ट्रक्चर और इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं पाए जाते हैं, यानी ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन क्या क्या हैं। नेक्स्ट पार्ट था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का। यह सॉरी पार्ट है, यह बताए थे आपको लगभग 45% होता है यह पूरे ब्लड का। इसमें से अगर हम लोग देखेंगे फॉर्म एलिमेंट के रूप में तो 3 पार्ट है। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट रूप में आरबीसी भी कहते हैं। अगर आरबीसी का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसे सेल्स को हम लोग कभी कभी कॉर्पसल्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी का जो अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पसल कहा जाता है। सेकेंड जो होता है इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसे हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। WBC अगर इसको हम लोग फुल फॉर्म में देखेंगे तो इसे कहते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल्स और इसे हम लोग सेल्स को हम लोग कॉर्पसल्स भी कहते हैं। तो ये हुआ इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। जो थर्ड पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। इसका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमारे ब्लड में एक पार्ट है वह जो है पूरे ब्लड का 45% होता है। और इस फॉर्म एलिमेंट को हम लोग अगर डिवीजन करते हैं तो 3 भाग में बांट सकते हैं। एक पार्ट होता है इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स और तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स। अब हम लोग इंडिविजुअल एक को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है और वह हमारे ब्लड में कितना भाग ऑक्युपाई करता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले आएंगे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स। यह इरिथ्रोसाइट्स हमारे रेड बोन मैरो में बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि रेड बोन मैरो हमारे जो फिटस होते हैं, जो फिटस में यह लिवर में भी और बोन मैरो में भी बनता है। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है
जन्म लेने के बाद यह जो होता है लीवर में बनना बंद हो जाता है। वह सभी ब्लड जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं। रेड बोन मैरो में वहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स जिस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं उसे हम लोग एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस क्रिया के द्वारा मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के द्वारा हमारे रेड बोन मैरो में एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और उन्हीं सेल्स की सहायता से यह एक प्रोसेस के द्वारा एरिथ्रोसाइट का वहाँ पर प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो में। अब आते हैं, ये रेड बोन मैरो में बनने के बाद इनका एक लाइफ स्पान होता है। यह लाइफ स्पान किसी किसी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर एक एक्चुअल लाइफ स्पान देखेंगे तो इसका लाइफ स्पान 90 टू 120 डेज होता है। और यह डिस्ट्रक्ट कहाँ होता है तो यह स्प्लीन में जो है यह जाकर के एरिथ्रोसाइट टूट जाता है। स्प्लीन एंड कफर सेल्स ऑफ लिवर के कवर सेल्स में भी इसका डिस्ट्रक्शन होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे एरिथ्रोसाइट का कहाँ बना, रेड बोन मैरो में, और वहां पर जिस प्रोसेस के द्वारा एरिथ्रोसाइट बनता है उसे हम लोग एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसका लाइफ स्पान जो होता है वह 90 से 120 दिन का होता है। यह टूटता कहाँ है, स्प्लीन में और कफर सेल्स ऑफ लिवर में। लिवर के कफर सेल्स में ये जो होता है वह टूटता है। तो इस तरह से दो जगह ही टूटता है। इस जगह को हम लोग इसका क्या बोलेंगे, यह एक ऐसा जगह है जहां पर ब्लड जो है यानी एरिथ्रोसाइट जाकर के टूट जाता है स्प्लीन में और कफर सेल्स ऑफ लिवर में। इसके बाद आते हैं कि आरबीसी का मीन्स एरिथ्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेनली एरिथ्रोसाइट जो होता है वह स्ट्रक्चर में बाई कनकेव हुआ करता है। मेनली यह जो स्ट्रक्चर में कैसा होता है, बाई कनकेव हुआ करता है लगभग। इसका शेप, एरिथ्रोसाइट्स का शेप जो होता है वह बाई कनकेव होता है। मैच्योर, हर पॉइंट नोट करने लायक है, आप हर पॉइंट नोट करें। हर पॉइंट जो है आपके नीट के एग्जामिनेशन में किसी न किसी ईयर में आया हुआ है। यह इसका शेप जो होता है वह कैसा होता है, बाई कनकेव। ब्लड का जो सेल्स आरबीसी का मीन्स एरिथ्रोसाइट्स का जो शेप होता है वह बाई कनकेव होता है। मैच्योर आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रेटिकुलम। ये सब जो है वह हमारे मैच्योर आरबीसी में अनुपस्थित होता है, मीन्स एब्सेंट होता है। नो न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेल्स। तो इस तरह से हमारे मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इमैच्योर में, जब इमैच्योर होता है तो उस समय न्यूक्लियस लगभग पाया जाता है, लेकिन जैसे ही मैच्योर होता है न्यूक्लियस नहीं होता है और ऑर्गेनेल्स भी उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हुआ स्ट्रक्चर कि इसका जो शेप होता है वह बाइकनकेव होता है और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये हुआ स्ट्रक्चर। अगर हम लोग एक एडल्ट में, मेल में और फीमेल में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा मात्रा डिफरेंस है, लेकिन एक एवरेज लेकर चलेंगे तो यह जो होता है लगभग 5 to 5.5 मिलियंस। संख्या जो है वह 5 to 5.5 मिलियंस होता है एक मैमल में, एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में। अब आते हैं कि इसमें और क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड जो है उसका कलर जो है वह रेड होता है। कलर जो है इसका रेड होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन
एक प्रोटीनेशियस पिगमेंट है, जिस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ब्लड का कलर जो है वह रेड हुआ करता है। हीमोग्लोबिन जो है यह दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक को हम लोग कहते हैं हीम और प्लस दूसरे को बोलते हैं ग्लोबिन। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का दो पार्ट है। यह एक पार्ट जो है वह हीम है, मीन्स आयरन का एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो है यह प्रोटीन से बना होता है। इसीलिए हम इसके पहले बोले हैं कि हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीनेशियस पार्ट है जो हीम और ग्लोबिन का बनता है। हीम जो है वह आयरन का बना है और ग्लोबिन जो है वह प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में एक क्षमता होती है कि यह ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। मीन्स हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन। और इस तरह से यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर करके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? लंग्स में, जहां पहले से ही ब्रीदिंग के द्वारा ऑक्सीजन लिए रहते हैं, वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल गया और इसके साथ ब्लड जो है वह इस ऑक्सीजन को लेकर करके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन की सहायता से ही वह ऑक्सीजन जो है एक स्थान से, मीन्स शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। इतना ही नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बना उसी में जिस समय लंग्स में फिर से जब हमारे सेल्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए गए हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के साथ वहाँ मिलते हैं तो वहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। तो वहाँ यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह मिल गया हीमोग्लोबिन के साथ, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के द्वारा कैरी कर करके लंग्स तक पहुँचा जाता है। और लंग्स के बाद उसे हम लोग इन्वायरमेंट में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा एक्सहेल कर देते हैं, मीन्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन ब्लड के कलर को रेड करने में भी सहायक है। इसी के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करने में भी सहायक होता है। अब आते हैं हीमोग्लोबिन के साथ साथ हीमोग्लोबिन में और भी पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन में जो बताए थे आपको आयरन, यही जो आयरन है वह हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना आयरन खाइएगा उतना ही ब्लड बनेगा। हम इतना ही नहीं, आयरन ही नहीं, सिर्फ आयरन ही ब्लड को बनाने में सहायक नहीं होता है, बाकी सभी कुछ कुछ जो है मिनरल्स होते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे विटामिन्स का, तो विटामिन्स में बी ट्वेल्व जो होता है वह ब्लड बनाने में सहायक होता है, तथा B6 ब्लड बनाने में सहायक होता है। फॉलिक एसिड जो होता है वह ब्लड बनाने में सहायक होता है। ये सभी जो है ब्लड के प्रोडक्शन में सहायक होते हैं, और इन्हीं की सहायता से जो होता है वह ब्लड बन पाता है। अब आते हैं कि हमारे ब्लड में, मीन्स एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है। तो यह ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है लगभग एवरेज देखेंगे तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे 100 ml ब्लड में उपस्थित होता है। पर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वह 12 से 16 ग्राम एवरेज अगर मान के चलते हैं तो यह पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग एरिथ्रोसाइट्स पढ़े हैं। एक बार फिर ब्रीफली देखेंगे। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्टल्स कहेंगे। यह शेप में बाइकनकेव होता है। यह कलर इसका रेड होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आयरन और ग्लोबिन का एक पार्ट है, मीन्स आयरन और प्रोटीन से बना हुआ एक पार्ट है, जिसके चलते आयरन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का जो रंग होता है वह लाल हो जाता है। अब आते हैं कि इसमें जो RBC है वह एक एडल्ट ह्यूमन में एवरेज मात्रा जो होता है इसका 5 to 5.5 मिलियन होता है, और इसका लाइफ स्पान 90 to 120 डेज होता है। यह एरिथ्रोसाइट्स
डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में और कफर सेल्स ऑफ लिवर के द्वारा। ये रहा इरिथ्रोसाइट्स। अब आएंगे हम लोग ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है वह है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC। WBC जो होता है यह दो प्रकार का हो सकता है। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है इसे कहेंगे हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स और जो सेकेंड पार्ट है इसे हम कहेंगे एग्रैनुलोसाइट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह एक ऐसा WBC है जिसमें ग्रैनुल्स पाए जाते होंगे और यह एक ऐसा पार्ट है WBC है जिसमें ग्रैनुल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रैनुलस जो होते हैं यह तीन प्रकार के हैं। इसमें फर्स्ट जो है वह है न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड जो है वह है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स और यह नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं बैसोफिल्स। ल्यूकोसाइट्स WBC जो है वह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, दूसरे को कहते हैं एग्रैनुलोसाइट्स। एग्रैनुलोसाइट्स में जो है ग्रेनुलोसाइट्स में तीन प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स। एग्रैनुलोसाइट देखेंगे तो इसका दो पार्ट है। एक को कहते हैं हम लोग मोनोसाइट्स और दूसरे को कहेंगे हम लोग लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। अब आते हैं हम लोग कि ये सभी WBC जो होता है वह हमारे शरीर में लगभग 4000 से लेकर के 11,000 तक होता है। 4000 से 11,000 तक इसका मात्रा होता है। यह चूंकि कलर में व्हाइट होता है इसीलिए इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स और इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। यह लगभग राउंड होता है, यानी इसका शेप जो होता है वह लगभग स्फेरिकल होता है। इसकी मात्रा जो है वह 4000 to 11,000 है। यह बनता कहाँ है? तो यह बनता है हमारे बोन मैरो में। तो बोन मैरो में वहाँ बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से यह ल्यूकोसाइट बनता है, व्हाइट बोन मैरो में बनता है। और यह कितने टाइप का हो सकता है? तो WBC जो है वह दो टाइप का हो सकता है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स और एग्रैनुलोसाइट में जो होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब आते हैं कि इनमें से लिम्फोसाइट कैसा है और उसका मात्रा कितना है। हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट जो है, WBC में लिम्फोसाइट जो है न्यूट्रोफिल्स जो है वह लगभग 60 to 65% होता है। WBC में मैक्सिमम जो संख्या होती है वह न्यूट्रोफिल्स की होती है। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। इसमें ये ग्रैनुलस है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वह कई लोब में बटा होता है, लोबुलर होता है, कई लोब का बना होता है, इसीलिए इसे हम लोग पॉलीमॉर्फ भी कह सकते हैं। यह न्यूट्रोफिल जो होता है यह कार्य में फाइगोसाइटोटिक इन नेचर होता है। फाइगोसाइटोटिक इन नेचर मीन्स हमारे शरीर में जो भी पैथोजेंस या हार्मफुल बैक्टीरिया इंटर करते हैं उनको यह इनगल्फ कर जाता है, उनको यह किल करता है। इसीलिए इसका नेचर हम बताए हैं आपको, फाइगोसाइटोटिक मीन्स फाइगोसाइट्स हैं ये, और ये बाहर से आने वाले शरीर में जो बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं उन सभी बैक्टीरिया को यह किल कर देता है, मार देता है। तो इस तरह से WBC में न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो है वह 60 to 65% है मात्रा। इसे हम लोग पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो होता है वह कई लोब का होता है, कई तरह का होता है, इसीलिए इसे हम लोग पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। यह फाइगोसाइटोटिक इन नेचर है क्योंकि यह बैक्टीरिया को, जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है
उसे यह किल कर देता है। इस्नोफिल्स, इस्नोफिल जो होते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है वह बाइलोबुल्स होता है, चश्मे की तरह का, स्पेक्टिकल की तरह का होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका जो न्यूक्लियस है उसका आकार वह स्पेक्टेकुलर होता है, मीन्स स्पेक्टिकल की तरह होता है, मीन्स चश्मे के आकार का होता है। यह स्नोफिल एलर्जिक रिएक्शन में ये जो है एलर्जिक रिएक्शन को एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएशन रखता है, मीन्स इससे एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं उनको वह कॉज करता है। मीन्स स्नोफिल की सहायता से ही हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होता है। जो भी कोई एलर्जेंट्स हमारे शरीर में इंटर करता है तो उससे कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस जो है उत्पन्न होते हैं, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्नोफिल, क्योंकि इसी के द्वारा एलर्जिक रिएक्शन हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। बैसोफिल्स, बैसोफिल्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी एक्शन को दर्शाते हैं। मीन्स हमारे शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन, जहाँ जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है वो इन्फ्लेमेशन हमारे बैसोफिल की सहायता से होता है। इसके द्वारा हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन सेक्रेट किया जाता है, जिसके द्वारा इन्फ्लेमेटरी एक्शन को प्रमोट किया जाता है। मीन्स यह जो है क्वेश्चन आता है नीट में, हिस्टामिन का सेक्रेशन किस डब्ल्यूबीसी की सहायता से होता है, तो इसमें जो है उसका आंसर होगा बैसोफिल्स। एक और क्वेश्चन आएगा, इन्फ्लेमेटरी एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसका भी आंसर होगा बैसोफिल्स। कुछ क्वेश्चन आता है हेपेरिन का सेक्रेशन और सेरोटोनिन का सेक्रेशन किसके द्वारा होता है, उसका आंसर होगा बैसोफिल्स। ये रहा आपका ग्रेनुलोसाइट्स कैसा होता है और इसका कौन कौन सा एक्शन होता है। अब आते हैं हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स में। ए ग्रेनुलोसाइट में पहला था मोनोसाइट्स जो होते हैं ये भी जो है फाइगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। ये भी जो है फाइगोसाइटिक हैं। यह क्या है, फाइगोसाइटिक। मीन्स इनके द्वारा भी हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया इंटर करता है उन बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, इसीलिए इन्हें हम लोग फाइगोसाइटिक भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस होता है, मीन्स मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियस कैसा होता है, लगभग हॉर्स शू शेपेड स्ट्रक्चर का होता है। हॉर्स शू शेपेड, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका न्यूक्लियस जो है वह हॉर्स शू शेपेड होता है, तो इसमें मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वह हॉर्स शू शेपेड होता है। हॉर्स शू शेपेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह एक ग्रेनुलोसाइट है, मीन्स इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाएंगे, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो होता है वह हॉर्स शू शेप्ड होता है। तो इसका होगा फाइगोसाइटोटिक इन नेचर, एंड इसका जो न्यूक्लियस होता है वह हॉर्स शू शेप्ड होता है। इसमें से दो तरह का एक क्वेश्चन हमेशा नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसके बाद आएंगे हम लोग लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। लिम्फोसाइट्स यह दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे को कहते हैं हम लोग बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों लिम्फोसाइट जो हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को जो है कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम लोग जो भी कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेंस आते हैं तो यह लिम्फोसाइट जो है हमारे इम्यून सिस्टम को वह रेगुलेट करता है। इसी इम्यून सिस्टम को रेगुलेशन के दौरान यह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स के द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जाता है, यानी डिफेंस को, हमारे बॉडी के डिफेंस को जो है यह प्रमोट करता है। तो यह हुआ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और इसका काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रमोट करना। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स।
नहीं, एक क्वेश्चन और इसमें छूट गया है। ल्यूकोसाइट्स का अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से लाइफ स्पान देखेंगे तो वह होता है 8 to 9 डेज। 8 to 9 डेज इसका लाइफ स्पान हुआ करता है। लाइफ स्पान ऑफ WBC, लाइफ स्पान ऑफ WBC इसका जो होता है वह 8 to 9 डेज होता है। अब आएंगे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स, इसमें अगर देखते हैं तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है या एक एडल्ट ह्यूमन में इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक होता है। 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक एक एडल्ट ह्यूमन में इसका संख्या है। यह जो है थ्रोम्बोसाइट यह भी बनता है बोन मैरो में और इसका लाइफ स्पान जो है वह 10 to 12 डेज है। यह है इसका लाइफ स्पान। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। यह भी बनता है हमारे बोन मैरो में और इसकी संख्या जो है लगभग 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है और इसका लाइफ स्पान जो है वह 10 से 12 दिन का होता है। यह प्लेटलेट्स का काम क्या है? यह प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड को ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स ब्लड के कोगुलेशन में सहायक होता है। तो इस तरह से हमारे ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ये कितनी संख्या में पाए गए, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका नंबर क्या है और साथ साथ ये काम क्या करते हैं, ये हम आप लोगों को इसमें बताए हैं। अब अगले चैप्टर में हम लोग किसी अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हम आपसे अपील करेंगे कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें तथा शेयर भी करें, साथ साथ कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।